हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे, वन वर्ड में नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा क्या होगा, 2020 के करंट अफेयर्स है। मई अप्रैल मई के करंट अफेयर्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वन वर्ड में नहीं पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम अपना शुरू करते हैं। हमारा पहला है ईरान। ईरान न्यू करेंसी। ईरान की पहली बात आप जान लीजिए, ईरान की कैपिटल क्या होती है। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान ईरान की कैपिटल है। ईरान ने अपनी नई करेंसी को लॉन्च किया था 2020 में। क्या थी इस करेंसी, तोमान। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी पुरानी करेंसी क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो इसकी पुरानी करेंसी क्या थी, रियाल इसकी पुरानी करेंसी थी, और जो इसकी नई करेंसी है वो तोमान है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 1 तोमान इक्वल्स टू 1000 रियाल एंड 1 तोमान इक्वल्स टू 100 राउंड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पुरानी करेंसी रियाल थी और नई करेंसी क्या है, तोमान इसकी नई करेंसी है। हमारा नेक्स्ट है दूसरा, चाइना ने लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। किसने लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया था, कहाँ से लॉन्च किया था, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चाइना ने 5B रॉकेट अपना लॉन्च किया था, कहाँ से, हेनन आइलैंड। ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए, NDA CDS वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। UP SSC का भी अभी है एग्ज़ाम, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये हेनन आइसलैंड से इसने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया था चाइना ने। इसमें क्या है, चाइना ने क्या प्लान किया था कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, कुछ एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करके भेजा जाएगा। ये चाइना का क्या है, चाइना ने अभी हमारा एक वो क्या कहते हैं, अभी चाइना ने शेंजू 12 को लॉन्च किया था। शेंजू, एक सेकेंड, एक मेरे को फिर से मैं लिख रही हूँ, शेंजू 12। ये चाइना का क्या था, ये एक तरीके का कैप्सूल है जिसने चाइना ने लॉन्च किया है। ये एक चाइना का स्पेसक्राफ्ट है। ये अभी जल्दी ही इस टाइम का लॉन्च किया हुआ है। ये तो 5B रॉकेट जो इसने लॉन्च किया था, ये 2020 में लॉन्च किया था। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली की न्यूज़ है, ये अभी करीबन एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है। सेंचुरी 12, ये चाइना का ये एक स्पेसक्राफ्ट है। ये एक कैप्सूल है। इसमें क्या है, 3 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं 3 मंथ्स के लिए। 3 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं 3 महीनों के लिए, 3 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। और इसको चाइना ने किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो चाइना ने इसको लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से लॉन्च किया था। इसलिए मैं इसको बता रही क्योंकि चाइना ने इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया था। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स और 3 महीने के लिए गए हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाइना ने इसको कहाँ से लॉन्च किया है, तो इसको कहाँ से, गोबी डेजर्ट से इसको लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना गोबी डेजर्ट आप देख रहे होंगे, मंगोलिया और चाइना के बीच में है, तो चाइना ने इसको वहाँ से लॉन्च किया, गोबी डेजर्ट से। लेकिन जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, इसको इसने कहाँ से लॉन्च किया था, हेनन आइसलैंड से लॉन्च किया था। चाइना ने अभी अपना, चाइना का मतलब कि जो स्पेस स्टेशन था 2024 में, वो ख़त्म होने वाला है। इसलिए चाइना एक अपना स्पेस स्टेशन भी, तियानवेन, ये एक चाइना अपना एक नया स्पेस स्टेशन भी फॉर्म कर रहा है। ये सब अभी प्रेजेंट की न्यूज़ है, बस ये 2020 की न्यूज़ है। बाकी जो अभी जो ये सब पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ये सब आपकी रिसेंटली प्रेजेंट की न्यूज़ है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड थी, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और चाइना का जो पहला स्पेसक्राफ्ट था, ये किस ईयर में इसने लॉन्च किया था, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो चाइना का था वो किस ईयर में इसने लॉन्च किया था, 2016 में लॉन्च किया था। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्या है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं जिसमें इंडिया की रैंक होती है, कितनी कंट्रीज़, टोटल कितनी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, रेलवे से तो यही सब पूछ लेगा कि इंडिया की रैंक क्या थी। तो इंडिया की रैंक इसमें 74 थी। कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, 115 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स को रिलीज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये 2020 का इंडेक्स है, मैं बता रही हूँ, 2021 का इंडेक्स नहीं है, ये 2020 का इंडेक्स है। किसने रिलीज़ किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। इंडिया की क्या रैंकिंग थी, 74 इंडिया की रैंकिंग थी। लेकिन टॉप में कौन सी कंट्री थी, टॉप में था फिनलैंड।
फिनलैंड टॉप में था। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे स्वीडन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ स्वीडन 3rd नंबर पे था, उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, बस टॉप पे कौन था, फिनलैंड टॉप पे था। और इंडिया की क्या रैंक थी, 74, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। ये यूके में, ये ग्लोबल वैक्सीन समिट है, ये यूके में ऑर्गेनाइज की गई थी, यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज की गई थी। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे मैंने मेंशन किया 50 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये क्या था, ये एक ग्लोबल वैक्सीन समिट थी, ये एक वर्चुअल फॉर्म में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्चुअल फॉर्म में हुआ था। ये समिट को वर्चुअल फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया था और कहाँ पे हुआ था, यूके में हुआ था। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक गावी, यहाँ पे मेंशन है गावी, ये एक गावी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म कहाँ, आप एक बार अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन बोर्ड। वैसे तो इसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने माइंड में कहीं ना कहीं रख लीजिएगा, इम्यूनाइजेशन बोर्ड, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो गावी का हेडक्वार्टर कहाँ है, गावी से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हूँ वो बता रही हूँ। गावी का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। ये कब फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म कब हुआ था, 2000 में इसको फॉर्म किया गया था। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया गया 2000 में ये फॉर्म किया था। किसने पार्टिसिपेट, यूनिसेफ, WHO, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल गेट्स की जो फाउंडेशन थी वो, वर्ल्ड बैंक, ये सब लोगों ने मिलके गावी अलायंस को फॉर्म किया था। मेन ये है कि गावी जो है ये WHO का पार्ट है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इसके हेड कौन है, इसके हेड अभी हमारे देश के जो, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्टर है, जिसके पास हर्षवर्धन जी, ये इसके गावी के क्या थे, हेड थे इस टाइम। तो इसमें क्या है, वैक्सीन समिट हुई थी, 50 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। और गावी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्लोबल की जो समिट थी ये कहाँ पे हुई थी, तो ये यूनाइटेड किंगडम में ये हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजर्स डीप। चैलेंजर्स डीप पे एक वुमेन है, जो पहली वुमेन है, किसने, चैलेंजर्स डीप, जो हमारा डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मरीना ट्रेंच, और ये जो ये यहाँ मैप में ये मरीना ट्रेंच है, चैलेंजर्स डीप जो डीपेस्ट पॉइंट है हमारे अर्थ का। वहाँ पे पहली कौन सी वुमेन थी जो रीच की थी, जो वहाँ पे पहुँची थी, क्या नाम है, कैथी सुलिवन। कैथी सुलिवन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वन वर्ड में ही आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैथी सुलिवन, जिन्होंने क्या था, जो हमारी चैलेंजर्स डीप जो डीपेस्ट पॉइंट है वहाँ पे पहली वुमेन जिसने रीच किया था, कैथी सुलिवन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा इंडिया और नेपाल का एक एग्रीमेंट था। आप यहाँ पे इस पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये गलती से हो गया मेंशन, तो आप खाली पॉइंट्स पे मेंशन कीजिएगा, इस चीज़ पे मत जाइएगा कि कौन सा है। तो हमारा क्या है, इंडिया और नेपाल का एग्रीमेंट क्या था, इंडिया और नेपाल ने एक पशुपतिनाथ मंदिर पे एक एग्रीमेंट साइन किया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि MOU क्या होता है, MOA, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए मैं ही बता दे रही हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इंडिया और नेपाल ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, किस पे, पशुपतिनाथ टेम्पल, एक मंदिर है उस पे इंडिया और नेपाल ने, ये मंदिर कहाँ पे, ये मंदिर नेपाल में है। तो इंडिया और नेपाल ने एक, या देखिए यहाँ पे मेंशन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तो ये क्या है, ये एक MOU है। पशुपतिनाथ टेम्पल जो कहाँ पे है, नेपाल में है। इंडिया और नेपाल ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। इंडिया कितना प्रोवाइड कर रहा है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछते हैं, क्योंकि जो थोड़े अपर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे UPPSC या फिर UP अभी RO का, तो उनमें ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या इंडिया ने इतने असिस्टेंट्स प्रोवाइड किया था, 2.33 करोड़। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पे आप पशुपतिनाथ टेम्पल का रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि पशुपतिनाथ जो टेम्पल है वो किस नदी के किनारे है, तो ये बागमती रिवर के किनारे है। किसके, बागमती रिवर के किनारे है। और जो पशुपति टेम्पल नेपाल में है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी इंक्लूड है। तो ये पशुपतिनाथ मंदिर वो वैसे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जितना आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं करंट अफेयर्स को डिटेल में, वन वर्ड में नहीं, मैं डिटेल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
नेक्स्ट है हमारा मीज़ल्स और रुबेला। ये एक तरीके की बीमारी होती है। मीज़ल्स और रुबेला क्या होती है, ये एक तरीके की बीमारी होती है जो बच्चों में होते हैं, जिसमें रेड कलर के रैशेस पड़ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, श्रीलंका और मालदीव्स जो है ये मीज़ल्स और रुबेला फ्री हो चुका है। मतलब अब श्रीलंका और मालदीव्स में कोई भी केसेस मीज़ल्स और रुबेला को लेके नहीं पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है, ऑब्वियसली ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज़ किया है कि श्रीलंका और मालदीव्स क्या हो गए हैं, रुबेला फ्री हो गए हैं। ये कहाँ के कंट्री आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है कि साउथ ईस्ट एशिया की कौन सी कंट्री है जो हाल ही में मीज़ल्स और रुबेला फ्री हुई है, तो श्रीलंका, मालदीव्स। इनडायरेक्टली क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि WHO का टारगेट क्या है कि रुबेला साउथ ईस्ट एशिया से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो इसका टारगेट क्या है, 2023 WHO ने ये टारगेट रखा है किस चीज़ के लिए, रुबेला फ्री होने के लिए। ये क्या होती है, एक तरीके की बीमारी होती है। तो श्रीलंका और मालदीव फ्री हो गया है, टारगेट याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा इंडिया साइंस साइबर सिक्योरिटी विद बिटवीन इजराइल। इंडिया और इजराइल ने क्या साइबर सिक्योरिटी पे एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इंडिया एम्बेसडर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एम्बेसडर का नाम आप लर्न करें, ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना पता है कि इंडिया और इजराइल के बीच में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, किसको लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी जो ये किसके अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। जितने इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये डिपार्टमेंट किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक किसके पास है, ये डिपार्टमेंट हमारा है रविशंकर प्रसाद के पास, रविशंकर प्रसाद जी के पास ये डिपार्टमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बस आपको इतना याद रखना है। इंडिया और नेपाल ने एक एग्रीमेंट, इंडिया और इजराइल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस पे, साइबर सिक्योरिटी को लेके। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत स्कूल बिल्ट बाई इंडिया इन नेपाल। एक संस्कृत स्कूल इंडिया बिल्ट कर रहा है। अभी आपने देखा था पशुमती, अब इससे नेपाल आ गया, तो आप तुरंत अपने माइंड में रिकॉल करिए कि अभी मैंने क्या पढ़ा है। पशुपति टेम्पल कौन से रिवर के किनारे था, बागमती रिवर के किनारे था। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया और नेपाल ने एग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा नेपाल को। ठीक उसी तरह यहाँ पे इंडिया क्या है, संस्कृत स्कूल खोल रहा है, कहाँ पे, नेपाल में खोल रहा है। यहाँ पे श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, ये इसका नाम लर्न कर लीजिएगा आप, इंडिया और नेपाल फ्रेंडशिप डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ये एक संस्कृत स्कूल है। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे MOU, तो इसका फुल फॉर्म पूछते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा NAFTA 2.0। NAFTA 2.0 में क्या है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। NAFTA 2.0, ये पहले NAFTA ही हुआ करता था। NAFTA, इसका फुल फॉर्म क्या है पहले आप ये जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि UPSSC में पूछ सकता है। NAFTA का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये पहले NAFTA ही खाली हुआ करता था। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसके, नॉर्थ अमेरिका के, जो नॉर्थ अमेरिका में जो देश हैं उनके बीच में ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। US, मैक्सिको, कनाडा, ये तीनों किसकी कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये तीनों आती हैं। तो इन तीनों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसको NAFTA के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2020 में क्या हुआ, NAFTA ने अपने 26 साल पूरे कर लिए हैं, तो इसीलिए इन्होंने एक नया वर्जन लॉन्च किया है, NAFTA 2.0। क्या है, सेम वही चीज़ है, बस ये है कि NAFTA ने अपने 26 साल पूरे कर लिए थे, तो इसी वजह से NAFTA 2.0 मतलब कि NAFTA का सेकेंड वर्जन आया है। इसमें बाकी काम जैसे होता था पहले वैसे ही होगा, ना फिर आप इसको नॉर्थ अटलांटिक भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको नॉर्थ अमेरिका भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अमेरिका की कंट्री है और अटलांटिक सी के पास में है। तो इस वजह से क्योंकि अटलांटिक जो एस शेप्ड होता है उसी के पास में है। NAFTA कब फॉर्म हुआ था, NAFTA
आप ईयर ध्यान में रखिएगा, नैफ्टा कब फॉर्म हुआ था? 1994 में ये फॉर्म हुआ था। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के बीच में। ये क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड भूटान। इंडिया एंड भूटान को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पर मत जाइएगा कि ये गलती से हो गया है। इंडिया एंड भूटान कंसेशन एग्रीमेंट क्या है? कंसेशन एक एग्रीमेंट है। यहाँ पे बस एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खोलांगडू हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? ये हमारा भूटान में है, ये भूटान में है बस, क्योंकि इसकी जो रिवर है, ये उस रिवर का भी नाम क्या है? खोलांगडू ही इस रिवर का भी नाम है। तो बस ये पूछ सकते हैं कि जो है ये कहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है खोलांगडू रिवर, ये रिवर में भी यही नाम है, तो ये रिवर तो कतई नहीं पूछी जाएगी। अब बस ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, तो ये कहाँ पे है? भूटान में है। अब मैं आपको भूटान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रही हूँ। भूटान में क्या है? रॉयल मानस। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड के फॉर्म में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रॉयल मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? भूटान में है। शाकटेंग, तो यहाँ पे कौन सा इम्पोर्टेंट है नेशनल पार्क? शाकटेंग। शाकटेंग नेशनल पार्क ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे ही कुछ है, यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स जान लीजिए। भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? आर्चरी। इसका क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स है। भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स आर्चरी है। ये एक अच्छी कंट्री है, यहाँ पे प्लास्टिक बैन है, टोबैको बैन है, ये सब यहाँ पे बैन है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपको ये इम्पॉर्टेंट, ये खैर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको इतना जान लीजिए कि यहाँ पे खोलांगडू हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये भूटान में है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी। पूरे विश्व की सबसे पहली योगा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है, जो हम आपको पता होगा योगा डे कब सेलिब्रेट होता है? 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट होता है। तो जो हमारी वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? जो इंडिया के बाहर है। तो स्वामी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे है? लॉस एंजलिस में, मतलब कि ये यूएसए में है। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से ये यूनिवर्सिटी है। पर इंडिया में जो यूनिवर्सिटी है योगा को लेके वो कहाँ पे है? वो बैंगलोर में है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है वो कहाँ पे है? बैंगलोर में है। स्वामी विवेकानंद योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बैंगलोर में। ये कब ओपन हुई थी? ये 2002 में। अगर इंडिया में पहली पूछी जाए तो ये स्वामी विवेकानंद योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बैंगलोर में है। और अगर दुनिया में पूछी जाए तो इसका नाम भी स्वामी विवेकानंद है, ये कहाँ पे है? यूएसए में है। बस ये जान रखना कि अब आउटसाइड इंडिया कहाँ पे है? यूएसए में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।